नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI फाउंडेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में ITI सेकेंड ईयर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो CBT एग्जाम में पूछा गया था 10 जुलाई 2023 को, कंप्लीट पेपर का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि ITI एग्जाम्स और ITI जॉब से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। 10 जुलाई 2023 को इवनिंग शिफ्ट, शाम को 3 बजे से 5 बजे वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से के जो है क्वेश्चंस ITI CBT एग्जाम में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे है पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है। पवन शक्ति, विंड पावर जनरेशन जो होता है, मतलब पंखे जो लगे होते हैं, पवन चक्कियाँ जो लगी होती है, उससे जो बिजली पैदा की जाती है, उसका मेन नुकसान क्या है। उसका मुख्य नुकसान है दोस्तों, पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। कभी पवन जो है तेज चलती है तो कभी पवन जो है धीरे चलती है दोस्तों। इसीलिए जो है वो स्थिर ना होना, ये क्या है, एक बड़ा नुकसान है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है पवन द्वारा शक्ति उत्पादन में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IE नियम के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है। उप सर्किट को जलाने के लिए देखिए यार, इसमें एक्चुअली लाइटिंग, सब सर्किट लाइटिंग होता है, लाइट और फैन वाला, ठीक है। उस सर्किट के लिए जो लोड है वो कितना है, वो है गाइस 800 वाट। कितना? 800 वाट। अगर पावर उप परिपथ, पावर सब सर्किट का पूछे आपसे तो 3000 वाट होता है, और लाइटिंग के लिए अगर पूछे तो 800 वाट होता है, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चल रही DC मोटर में प्रेरित EMF की क्रिया क्या है। प्रेरित EMF, उत्पन्न EMF जो है वो क्या करता है, लागू वोल्टेज का विरोध करता है, अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करता है। DC मोटर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसे हम बैक EMF या काउंटर EMF या फिर विरोधी विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। और ये क्या करता है, अप्लाइड वोल्टेज, जो आरोपित वोल्टेज है, लागू वोल्टेज मतलब अप्लाइड वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज, उसका विरोध करता है DC मोटर में उत्पन्न प्रेरित EMF। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी मोटर में आधी कुंडलन वाइंडिंग होती है। सीलिंग फैन में। देखो यार, समझिएगा, क्वेश्चन सिंपल सा है। विच मोटर इज हैविंग हाफ कोयल वाइंडिंग। हाफ कोयल वाइंडिंग किस में होती है, सीलिंग फैन में। क्यों कहा गया है सीलिंग फैन के लिए दोस्तों? सीलिंग फैन के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो कैपेसिटर चार्ज होने के बाद में वर्क नहीं करती। जैसे आपको पता है, स्टार्टिंग में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, उसके बाद में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो कैपेसिटर में स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है उसमें से करंट फ्लो करती है, बट कुछ समय बाद में जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग में से करंट फ्लो नहीं करती, केवल रनिंग वाइंडिंग जो है उसी में से करंट फ्लो करती है। इसीलिए सीलिंग फैन को जो है हाफ कॉइल वाइंडिंग भी कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DC जनरेटर का सिद्धांत क्या है। बच्चे को पता है इस क्वेश्चन का आंसर कि DC जनरेटर का सिद्धांत जो है वो है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DC ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है। ये DC ड्राइव है, इसमें जो विशेषता वक्र है वो कौन सा है। दो डायग्राम यहाँ पे इसलिए बने हुए हैं, एक हिंदी के क्वेश्चन के लिए और एक इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए। तो गति बनाम बलागुण, ये कौन सा है, गति बनाम बलागुण। कौन सा है, गति बनाम बलागुण, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस डायोड को इंगित करता है। तो सिलिकॉन जो है यार दोस्तों सिंपल सा है, बी वाई जो है वो किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, सिलिकॉन के लिए। किसके लिए दोस्तों, सिलिकॉन के लिए।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है? पोल शू का उद्देश्य होता है फ्लक्स को जो है एयर गैप में समान रूप से वितरित करना। पोल शू होता है दोस्तों ये वाला पोर्शन जो है वो पोल शू कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो पोल शू कहलाता है। यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? पोल शू कहलाता है। यहां तक का पोर्शन समझ पा रहे हो, जो डार्क बिल्कुल हो चुका है, ये पोल शू कहलाता है। ये क्या करता है? फ्लक्स को एक समान रूप से वितरित करेगा एयर गैप में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ या बैटरी चार्जिंग हुआ, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हुआ, उन सब के अंदर शंट जनरेटर, एक्साइटर वगैरह, इन सब में जो है शंट जनरेटर हम जनरली प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है उसके अंदर स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और स्थिर वोल्टेज जो है हमें मिलता है शंट जनरेटर से, डीसी शंट जनरेटर से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्वर्टर का नाम क्या है? यार ये जो कन्वर्टर है ना सिंपल सा है, देखो यार यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है मरकरी आर्क दिष्टकारी, मोटर जनरेटर सेट, रोटरी कन्वर्टर और धातु दिष्टकारी। तो आपने सिंपल सा आपकी बुक में पढ़ा होगा, ये कौन सा है? रोटरी कन्वर्टर है। कौन सा है? रोटरी कन्वर्टर। एकल मशीन है, इसमें एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देंगे यहाँ से, ठीक है, और इधर जो है यहाँ पे आर्मेचर है, एसी, ये मोटर जो है घूमेगी, एसी उत्पन्न होगी, और यहाँ पे लगा हुआ है कम्यूटेटर जो क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ अपन को क्या मिल जाएगी? डीसी मिल जाएगी दोस्तों। तो एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? डीसी में। तो ये है कन्वर्टर, ठीक है, रोटरी कन्वर्टर। एकल मशीन है, रोटरी कन्वर्टर कहलाएगा। राइट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अल्टरनेटर के भाग का क्या नाम है? ये अल्टरनेटर का कौन सा भाग है? कोई भी बता देगा इसको आसानी से कि सेलिएंट पोल टाइप रोटर है। क्या है? सेलिएंट पोल टाइप रोटर। दोस्तों सेलिएंट पोल टाइप जो है वो उसका व्यास बड़ा होता है, अक्षीय लंबाई कम होती है। व्यास बड़ा होता है, अक्षीय लंबाई कम होती है। ये व्यास जो है बड़ा है और ये अक्षीय लंबाई क्या है? कम है। एक होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में क्या होता है? व्यास छोटा होता है और अक्षीय लंबाई जो है वो क्या होती है? बड़ी होती है। राइट, तो ये कौन सा है? सेलिएंट पोल टाइप है, और ये होता है सिलेंड्रिकल टाइप। ये सेलिएंट पोल टाइप, ये सिलेंड्रिकल। सेलिएंट पोल टाइप, सिलेंड्रिकल। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है? पिकअप वोल्टेज होता है यार मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले, उसी को पिकअप वोल्टेज कहते हैं। पिकअप जस्ट उठाना, ठीक है। तो रिले को पिकअप करने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज चाहिए, रिले को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज चाहिए, उसी को बोलते हैं दोस्तों जो है पिकअप वोल्टेज। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? ये जो नियंत्रण सर्किट है कौन से प्रचालन में उपयोग किया जाता है? तो ये जो है इंचिंग और जॉगिंग का सर्किट है। तो राइट, यहाँ पे राइट जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा इंचिंग। क्या हो जाएगा? इंचिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित होती है? यार पटलित कोर क्यों बनाते हैं, लेमिनेटेड कोर क्यों बनाते हैं? सभी को पता होगा, रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। अगर पटलित होगा, बिल्कुल पटलित होगा कोर, तो भंवर धाराएं जो है वो कम उत्पन्न हो पाएगी। ठीक है, ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो एडी करंट लॉसेस उसमें क्या होंगे दोस्तों? कम होंगे। क्या होंगे? कम होंगे। राइट, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? लेंज का नियम। देखो समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो होता है लेंज लो। कौन सा लो? लेंज लो। ठीक है, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हो सकता है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को नियम को यहाँ पे जो है राइट माने, बट इसके लिए वर्किंग प्रिंसिपल जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो लेंज लो ज्यादा करेक्ट माना जाता है। ठीक है, हालांकि प्रिंसिपल ये भी वर्क करता है, बट मेनली लेंज लो, लेंज लो जो है उसी के कारण वो रोटेट होना स्टार्ट होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? ये जो सब प्रयुक्त सामग्री है इसका नाम क्या है? कोई भी बता देगा यार कि ये केबल बांधने की पट्टी है। क्या है? केबल बांधने की पट्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्वर्टर का नाम क्या है? यार देखो SCR है इसके अंदर, ठीक है, तो ये सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर वाला कन्वर्टर है, ठीक है, सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। इसमें ये जो सिंबल लगा बना हुआ है आप समझ ही पा रहे होंगे किसका है, SCR का है। और SCR की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, राइट, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस प्रकार का लोड जी श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित रहता है? एयर कंडीशनर। कौन सा आएगा राइट आंसर? एयर कंडीशनर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखो समझना, विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय जी सीरीज MCB? जी सीरीज MCB आती है, एक जी सीरीज MCB। तो AC वगैरह का जो लोड होता है उसके लिए जी सीरीज वाली MCB काम में लेते हैं, है ना। थोड़ी सी स्पेशल ये MCB होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ही होता है जी सीरीज वाला, जो एयर कंडीशनर के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग आप सभी को पता है रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग प्रभाव जो होता है उसको कम करता है डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग आपको पता होगा, जो फील्ड पोल्स होते हैं वहां पे यहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग, राइट, जो क्या करता है हंटिंग। हंटिंग क्या होता है? अचानक से भार बदलने के कारण जो रोटर है वो थोड़ा सा स्टेटर फ्लक्स से हल्का सा पीछे हो जाता है, ठीक है, तो वापस अपनी पोजीशन लेने के लिए हल्का सा झटका फील करता है, उस झटके को ही हंटिंग इफेक्ट बोलते हैं, हंटिंग। उस प्रभाव को कम करने के लिए जो है डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। बल चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी ड्राइव में बीपीओ बेसिक ऑपरेशनल पैनल, बीपीओ का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है BOP, ठीक है, सॉरी BOP, बेसिक ऑपरेशनल पैनल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो बेसिक ऑपरेशनल पैनल। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AC मोटर का स्टार्टर का नाम। यार देखो ये जो मोटर है ना, ये स्टार्टर जो बना हुआ है, इस स्टार्टर को देखने से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टेपिंग दिखाई दे रही है। वो क्या है? टेपिंग। समझ पा रहे हो? ये क्या है? टेपिंग है, ठीक है, टेपिंग। तो वाइंडिंग कम या ज्यादा हो रही है? कम या ज्यादा? तो कौन सा है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। कौन सा है दोस्तों? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे इसमें देखो नाम ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग है? देखो यार गौर से देखो इस वाइंडिंग को, ये वाइंडिंग जो है आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है, ये इस चीज हमको देखने से पता चल रहा है कि वाइंडिंग आगे की तरफ, कम्यूटेटर में बढ़ने के आगे की तरफ जो है इसके कनेक्शन बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये जरूर प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस में है, फर्स्ट ऑप्शन में ही प्रोग्रेसिव लेफ्ट वाइंडिंग, सेकंड ऑप्शन है रिट्रोग्रेसिव, डुप्लेक्स तो है नहीं, ट्रिप्लेक्स वैसे ही नहीं है, तो प्रोग्रेसिव बच गया यार, राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव लेफ्ट वाइंडिंग। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ DC मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? DC कंपाउंड मोटर जो है, DC कंपाउंड मोटर, DC मिश्रित मतलब कंपाउंड मोटर, कहाँ पे जो है प्राथमिकता दी जाती है, कहाँ पे इनका उपयोग ज्यादा होता है? तो गाइस कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिएंग लोड, वेरिएंग लोड मतलब लोड चेंज हो रहा है लेकिन क्या चाहिए? कांस्टेंट स्पीड चाहिए, नियत गति चाहिए। तो नियत गति के लिए या तो आप DC शंट मोटर ले सकते हो या फिर जो है DC कंपाउंड मोटर प्रयोग करते हैं। तो DC कंपाउंड मोटर जो है अगर लोड जो है बदल रहा है और स्पीड जो है गति आपको नियत चाहिए तो वहां पे हम DC कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। DC श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? यह देखो फील्ड है ना, फील्ड, इसको समांतर में जोड़ा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे फील्ड पैरेलल मेथड, इजी सा जो है ये क्वेश्चन था, पैरेलल में जोड़ा गया है तो फील्ड पैरेलल मेथड, क्षेत्र समांतर विधि द्वारा जो है यहाँ गति नियंत्रण किया जा रहा है। नेक्स्ट है अल्टरनेटर का EMF समीकरण 4.44 kdkc 5ft, तो अब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हर किसी को पता है, काफी कंपटीशन एग्जाम में जगह जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? निर्गत नहीं, निर्गत नहीं,
क्यों? देखो यार, लोड जुड़ा हुआ ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्या आएगा, निर्गत नहीं। नो आउटपुट, नो आउटपुट, नो आउटपुट क्यों आया, समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जानबूझ के बनाया हुआ है। अगर आप लोग इसमें लोड नहीं जोड़ोगे ना, जब तक यहाँ पे लोड नहीं जोड़ोगे तब तक आपको आउटपुट वोल्टेज जीरो ही मिलेगा। नो आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे जब तक आप लोग रेजिस्टेंस कुछ लोड नहीं जोड़ोगे तब तक आपको वोल्टेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो नो आउटपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित घटक जो है वो क्या है? ऑप्शन है एसी मोटर, इन्वर्टर, दिष्टकारी, डीसी बस। तो गाइज ये कौन सी बस है? डीसी बस। इसको क्या बोलेंगे? डीसी बस। डीसी को एसी, ये इन्वर्टर है ना, तो ये क्या कर रहा है? डीसी को एसी। देखो यार, समझना आप लोग, ये है डायोड, ये क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या आ रहा है? यहाँ पे डीसी से एसी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच में है ना, बीच में ये क्या है? डीसी 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 डीसी, राइट। तो इसको बोलेंगे डीसी बस। क्या बोलेंगे दोस्तों? डीसी बस, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या होता है? टाइमर का कार्य होता है दोस्तों, टाइमर जो ना वो क्या करता है, स्टार से डेल्टा में बदल देता है ऑटोमेटिकली। जितना आप टाइमर में, जैसे मान लो आपने टाइमर में सेट कर दिया 30 सेकेंड, अब आपने उसको स्टार्ट किया, वो स्टार में सबसे पहले स्टार्ट होगा। जैसे ही 30 सेकंड होगी ना, तो ये जो टाइमर है ना, टाइमर ये क्या कर देगा, उसको डेल्टा में ऑटोमेटिकली कम, स्वचालित है ना, स्वचालित, तो ऑटोमेटिकली वो स्टार से किस में कर देगा? डेल्टा में कन्वर्ट कर देगा। जितना भी आप टाइमर में टाइम सेट करोगे, 30 सेकेंड, 50 सेकेंड, ठीक है, जितना भी आप टाइम सेट करोगे उसके बाद में स्टार से डेल्टा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? गतिशील रूप से हमेशा देखिए दोस्तों प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न होता है। गतिशील रूप से डायनेमिकली हमेशा जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न होगा। उसके बाद में उसको एसी से डीसी में जो है कम्यूटेटर द्वारा कन्वर्ट करेंगे। एसी से डीसी में किसके द्वारा कन्वर्ट करेंगे? कम्यूटेटर के द्वारा, ठीक है। बाकी जो उत्पन्न होगा वो एसी वोल्टेज ही होगा, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर प्रयोग करते हैं। आर्क वेल्डिंग जो होती है दोस्तों, याद रखिएगा, आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा डीसी जनरेटर प्रयोग करते हैं? तो डिफरेंशियल डीसी जनरेटर। कौन सा? डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। डिफरेंशियल जो है वो आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होता है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं? आर्मेचर कोर पटलित, अभी पहले भी क्वेश्चन आया था, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होगा डीसी मोटर के लिए? यार देखो यार, सिंपल सा है दोस्तों, समझिएगा। ये डीसी मोटर है, ठीक है, डीसी मोटर। यहाँ से आपने क्या दी इसको? सप्लाई वी वोल्टेज, ठीक है, वी ऐसे दोगे आप। इसमें ईबी उत्पन्न होगा, ईबी, और आई ए आर ए यहाँ जो है आर्मेचर के सिरों पे ड्रॉप हो जाएगा, आई ए आर ए। तो ये दोनों मिलके है ना, ये दोनों प्लस होके क्या बनाएंगे? वी बनाएंगे। जब ये दोनों प्लस होके, और जब आप लोग ई बी ज्ञात करोगे ना, ई बी, तो ई बी कैसे मिलेगा? ई बी मिलेगा आपको वी माइनस आई ए आर ए से, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको ई बी, बेक ई एम एफ। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार, कोने का जो खंभा होता है या बिल्कुल जहाँ पे तनाव हो वहाँ पे सेकल इंसुलेटर काम में लेते हैं दोस्तों। सेकल, कौन सा? सेकल। बिल्कुल जैसे खंभा है, एंड पॉइंट हो या फिर बिल्कुल कोना हो, तो वहाँ पे यहाँ पे जो है एक सेकल टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। अभी तो थोड़ा सा बन नहीं पाएगा ठीक से, बाकी यहाँ जो है ऐसे सेकल टाइप का इंसुलेटर इसको बांध देंगे तार को, ठीक है। सेकल टाइप का इंसुलेटर काम में लेते हैं, राइट। अभी देखो अपने पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है, अदरवाइज जैसे डिजिटल बोर्ड आएगा ना, अपना एक अलग ही रुतबा देखने को मिलेगा दोस्तों।
तो फिलहाल यहाँ पे सेकल टाइप इंसुलेटर हम प्रयोग करेंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच के लिए, शॉर्ट सर्किट दोष हो उसकी जांच के लिए हम मल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं? मल्टीमीटर का। शॉर्ट सर्किट के लिए हम मल्टीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्पलीफायर का नाम क्या है? ये जो एम्पलीफायर है इसका नाम क्या है, राइट। तो यहाँ पे है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर। देखिए समझिएगा दोस्तों, क्यों है समझना जरूरी है। एक ट्रांजिस्टर और दूसरा ट्रांजिस्टर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हुए हैं, इसी को बोलते हैं पुश पुल। इसी को क्या बोलते हैं? पुश पुल। एक खींचने वाला एक छोड़ने वाला, पुश पुल मतलब एक दूसरे का विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है पुश पुल एम्पलीफायर। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। क्लास बी दो है ना, इसीलिए क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? ठोस पोल शू जो है टू रिड्यूस रिलेक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। मैग्नेटिक पाथ जो है उसके रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, रिड्यूस द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, उसको कम करने के लिए जो है ठोस पोल शू का प्रयोग किया जाता है। एक बार समझाने की कोशिश करूंगा मैं, आप लोग समझने की भी कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये होता है पोल शू, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बोला? ठोस क्यों काम में लेते हैं, ठोस। अब देखो इसको समझने के लिए आपको रिलक्टेंस समझना पड़ेगा। रिलक्टेंस क्या होता है? जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स, उसके रास्ते में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं रिलक्टेंस। अगर मान लो इसको ठोस नहीं बनाएंगे, बीच में से पटलित बनाएंगे, तो क्या होगा? वायु रहेगी, वायु में से जो है फ्लक्स आसानी से गुजर नहीं पाएगा। हाँ, अगर ठोस रहेगा तो पूरा का पूरा क्या रहेगा? लोहा, ठोस, ठीक है, लोहे का बना होता है। अब ठोस रहेगा तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स आसानी से गुजर जाएगा, यानी रिलक्टेंस क्या होगा? कम होगा। रिलक्टेंस क्या होगा? कम होगा। आसानी से गुजर जाएगा मतलब रिलक्टेंस कम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? आधार सामग्री, देखिए समझिएगा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल टाइप का है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बेस मटेरियल ऑफ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर में आपको पता है एमीटर, बेस और कलेक्टर, तीन टर्मिनल होते हैं, ठीक है। ये जैसे एमीटर है, ये पीएनपी टाइप का है, ठीक है। ये कलेक्टर है और ये बेस है। तो बेस की सामग्री, बेस जो है लाइटली डॉप्ड होना चाहिए और वेरी थिन, बहुत पतला होता है, ठीक है, बहुत पतला होता है। अगर हम क्षेत्रफल वाइज देखें ना, तो क्षेत्रफल कलेक्टर का सबसे ज़्यादा होता है, बेस का सबसे कम होता है, एमीटर का जो है मीडियम होता है। कलेक्टर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है कलेक्टर का, बेस का सबसे कम होता है और एमीटर का मीडियम होता है। तो लाइटली डोप्ड होता है बेस। बेस क्या होता है? हल्का डोपिंग। डोपिंग लेवल मतलब जो हम त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं उसको बोलते हैं लाइटली डोप्ड, ठीक है, लाइटली डोप्ड। वेरी थिन मतलब पतला, साइज में पतला होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना आउटपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? ऑसिलेटर। यार काफी सिंपल सा है, बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का ऑसिलेटर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखिए दोस्तों, ये 38 क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के हुए। इसके बाद में जो है इसमें दे रखे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस। उसके बाद में जो है ड्राइंग के 6 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए मैथ्स का जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी विशेष कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं व्यय की गणना, व्यय की गणना उसको बोलते हैं एस्टिमेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन, आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई में परिवर्तन के दर को डीएल के द्वारा दर्शाते हैं। डीएल, लंबाई में परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसको हम किससे दर्शाते हैं? डीएल से। किससे दर्शाएंगे दोस्तों? डीएल से, ठीक है। किससे दर्शाएंगे? डीएल से, ठीक है, डीएल, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज द फॉर्मूला ए की पावर एम बटे ए की पावर एन। ये देखिए 2 बार लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, एक बार हिंदी के लिए लिखा हुआ है और एक बार इंग्लिश के लिए। अगर ऐसे भाग में हो तो आपको पता है आधार समान हो
और घात अलग अलग हो और भाग में हो तो माइनस हो जाती है, घाते क्या हो जाती है, माइनस। तो m में से n जो है वो माइनस हो जाएगी तो a की पावर आएगी m माइनस n। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत की इकाई क्या है, विकृत की इकाई है नो यूनिट। विकृति, विकृति जो है दोस्तों उसकी इकाई जो है वो नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती विकृति की, ठीक है। विकृति होती है बल बटा बल, तो बल से बल की कट जाएगी, इसका जो है विकृति का आएगा बिल्कुल भी नो यूनिट, कोई इकाई नहीं होती विकृति, विकृति की कोई इकाई नहीं होती। नेक्स्ट देखो, लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है, पोर्सिलिन। यार लाइन इंसुलेटर मतलब जो लाइनों के अंदर कुचालक लगे होते हैं, जो लगे होते हैं ना खंभे, चालक तार और जो क्रॉस आर्म है उसके बीच में जो इंसुलेटर होता है उसको लाइन इंसुलेटर बोलते हैं। पोर्सिलिन के जनरली बने होते हैं, ठीक है। अच्छा ये ड्राइंग का क्वेश्चन आ चुका है, अब देखो ड्राइंग का क्वेश्चन, ठीक है। पोर्सिलिन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है, फ्यूज। फ्यूज क्या है, सुरक्षा उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोज प्लायर। ये नोज प्लायर कौन सा है यार, ये नोज प्लायर आपको ये अच्छा इसने पूछा था नोज प्लायर कौन सा है। डायग्राम दे रखे हैं ए बी सी और डी, तो डी क्या है, नोज प्लायर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बॉल पिन हैमर कौन सा है, बॉल पिन हैमर। ऑप्शन ए में ही दे रखा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में नोट गेट, नोट गेट है देखो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नोट गेट है। नेक्स्ट है, दिए गए प्रतीक को पहचाने, ये प्रतीक कौन सा है यार, ये तो क्या है, एसी का प्रतीक है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी अल्टरनेटिंग, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो 25 क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इंग्लिश में पूछा गया है क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन है। व्हेन यू बोरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम अ ट्रेनी यू शुड से, जब आप किसी ट्रेनी से स्क्रू ड्राइवर उधार लो तो आप क्या कहोगे, कैन यू गिव मी ए स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कैरिकुलम विटाई को भी कहते हैं, कैरिकुलम विटाई को रिज्यूम भी कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज एसेंशियल टू बिकम ए कंप्यूटर प्रोफेशनल। तो कंप्यूटर प्रोफेशनल बनने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैग्निफिसेंट, शार्प, लाइटली, ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये, इनको क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइब कर रहे हैं। शार्प, लाइट, लेंथी, ब्राइट, चमकीला, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी फॉर्मल। जब आप अपने बॉस को एड्रेस कर रहे हो तो आपको फॉर्मल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फॉर्मल। गलत संवाद की ओर ले जाता है, गलतफहमी पैदा करना क्या है, गलत संवाद की ओर ले जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, complete the sentence with suitable describing word. The transportation to some rural area is difficult as the road are uneven. रोड क्या है, अनइवन है। रोड क्या है, देखो ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया, रूरल मतलब ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये जो साधन चलते हैं वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि रोड क्या है, अनइवन है। अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ है, रास्ता सही नहीं है, अनइवन, ठीक है। अनइवन, पोल्यूटेड, प्रदूषित थोड़ी है रोड, बोरिंग थोड़ी है रोड, सूखी हुई थोड़ी है रोड, सूखी हुई रहती है यार, अनइवन है। अनइवन मतलब ऊपर नीचे है, ठीक है। इसीलिए वहां पे जो है ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हो पाता, आसानी से नहीं हो पाता, तो अनइवन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए डायरेक्ट कमांड, इन्विटेशन, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं इंपेरेटिव। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इंपेरेटिव। जो डायरेक्ट या कमांड, कमांड को बताए, ठीक है, उसको बोलते हैं इंपेरेटिव। क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, प्रिंसिपल ने मनोज को बोला, द प्रिंसिपल आस्क्ड टू शो हॉल टिकट फॉर द सीबीटी एग्जाम, तो हिम एंड हिज, देखो यार, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, हिम किसके लिए आया, मनोज के लिए, ठीक है। हिज उसका, हिज मतलब उसका हॉल टिकट दिखाए, वो उसका जो प्रवेश पत्र है वो दिखाए, किसके लिए, सीटीएस एग्जामिनेशन, जो क्राफ्ट एंड ट्रेनिंग स्कीम का एग्जाम लगेगा उसके लिए। तो पहले हिम आएगा और फिर हिज आएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट हमें किस बात की अनुमति नहीं देता, पावरमेंट जो है गणना कार्य की अनुमति नहीं देता। पावर पॉइंट में यार गणना ही थोड़ी हो सकती है, कैलकुलेशन हो सकती है क्या, ग्राफिक ऐड करना, मल्टीमीडिया कंटेंट ऐड करना, टेक्स्ट कंबाइन करना, ये सब तो हो सकता है पावर पॉइंट में।
लेकिन गणना नहीं हो सकती। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे किस प्रकार भेज रहे हैं? अटैचमेंट करके। ईमेल के द्वारा भेजते हैं तो ऑब्वियसली अटैचमेंट ही किया जाता है। नेक्स्ट है, लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधि को कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता कहते हैं दोस्तों इसको। वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधि, व्यवसाय स्थापित कर रहे हो आप तो इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। कार्यस्थल के शिष्टाचार का अर्थ है, कार्यस्थल पर जो शिष्टाचार है उसका अर्थ क्या है? सबके साथ शिष्टता और सम्मान से पेश आना। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी को खोजें। आनंद महिंद्रा, आनंद महिंद्रा क्या है? उद्यमी है, बिजनेसमैन है। एसबीआई उद्यमी नहीं है, कैबिनेट सचिव उद्यमी नहीं है, आरबीआई गवर्नर उद्यमी नहीं है। ये कोई खुद का बिजनेस नहीं कर रहे दोस्तों, उद्यमी बिजनेस तो कर रहा है आनंद महिंद्रा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चर्चा के दौरान किन बातों से बचना चाहिए? आक्रामक रूप से आगे बढ़े, ये जो है इस चीज से बचना चाहिए। प्रासंगिक हो, ये तो सही बात है, चर्चा के लिए पहल करे ये भी सही है, एक श्रोता बने ये भी सही है, लेकिन इस चीज से बचना चाहिए। यही क्वेश्चन पूछा था, किस चीज से बचना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी और उन्नत तकनीक में बने रहने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है आपके व्यवसाय में? प्रतिस्पर्धी उन्नत तकनीक में बने रहने के लिए आवश्यक है, स्वीकार करें और परिवर्तन करें, स्वीकार करें और परिवर्तन करें। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड। आसपास, जो आपके घर के आसपास रहते हैं ना, इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव, जहां आप रहते हो उसके आसपास के लोग क्या कहलाएंगे? नेबरहुड कहलाएंगे, पड़ोसी। क्या कहलाएंगे दोस्तों? नेबरहुड, पड़ोसी कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस भी बिजनेस के मुख्य केंद्र होते हैं? कोई भी जो बिजनेस है उसके मुख्य केंद्र, बिजनेस के मुख्य केंद्र में कौन होते हैं? कस्टमर्स ही होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं? कस्टमर्स। कौन होते हैं दोस्तों? कस्टमर्स। ठीक है, कौन होते हैं? कस्टमर्स। बिजनेस के केंद्र में कस्टमर्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, इज ए फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा कौन सी है? गूगल ड्राइव है दोस्तों। कौन सी है? गूगल ड्राइव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, जब हम बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से फोटो और वीडियो को कंप्यूटर पर साझा करते हैं तो हम कर रहे हैं स्क्रीन मिररिंग कर रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्क्रीन मिररिंग। क्या बोलते हैं? स्क्रीन मिररिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक एम्प्लॉय रोज ऑफिस देर से आता है, वह टाइम पंक्चुअल नहीं है, उसको बोलते हैं ना टाइम पंक्चुअल बनो यार। अब वो समय पे नहीं आता है, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, वो ऑफिस देर से आता है, देर से आता है रोज, तो वो क्या नहीं है? टाइम पंक्चुअल, वह नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, पंक्चुअल। उसको बोलते हैं समयनिष्ठ, समय पे आने वाला नहीं है, वो निठल्ला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता बनाए रखना कहलाता है टिकाऊपन, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, निश्चित स्तर पर किसी भी चीज की गुणवत्ता को बनाए रखना क्या कहलाता है? सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलेक्स कॉटनर, आइंस्टीन, गूगल, सिरी एंड वेस्टर्न हर स्थान की श्रेणी में है? वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेज है ये सब क्या है? एलेक्सा, ये सब गूगल, सिरी, वेटसन, ये सब क्या है? वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेज। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेज, आवाज की पहचान के उपकरण है सारे के सारे। ठीक है, एलेक्सा, कॉर्टेना, आइंस्टीन, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है? F5 से। स्लाइड शो किससे होता है दोस्तों? F5 से। स्लाइड शो किससे होता है? F5 से। नेक्स्ट देखो, कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है? उद्यमिता का कार्य, उद्यमिता मतलब जो बिजनेस है उसका कार्य कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय आय बनाए, ये तो है। नवाचार, ये भी है। क्रिएट मोर जॉब्स, ये भी है। बेरोजगारी सर्जन, बेरोजगारी पैदा करेगा क्या यार? ये एंटरप्रेन्योरशिप पर रोजगार पैदा करेगा, ना कि बेरोजगार। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भी टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। टोटल मैंने 75 क्वेश्चन आपको बताए। आपका जो टेक्निकल थ्योरी सब्जेक्ट है उसके 38 क्वेश्चन है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन है, उसके बाद में ड्राइंग के 6 क्वेश्चन है, उसके बाद में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चन है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आपके IIT CBT एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बावजूद फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में फेल होते हैं। कारण इसके पीछे ये होता है कि वो पढ़ाई नहीं करते, कॉलेज नहीं जाते, टीचर्स का कहना नहीं मानते,
डिसिप्लिन में नहीं रहते, इसी वजह से ऐसी चीज़ें उनके साथ में घटित होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है थोड़ा सा अलर्ट रहें, जागरूक रहें, मोटिवेटेड रहें, गाइडेड रहें, बढ़िया बने, अच्छे बने, शिक्षित बने, होनहार बने, ताकि आपका जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो उज्जवल बन सके। आपके जो सपने हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, वो सारी पूरी हो सके और एक अच्छा जीवन आप लोग जी सको। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।